स्वास्थ्य मुसीबत के चलते अब देश में प्रभावितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत टेस्टिंग और किट की है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई, उसकी कीमत पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग भी की है। तो आखिर क्या है किट की कीमत से जुड़ा ये पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट में देखिए। देश को मुसीबत से निकालने के लिए विपक्षी दल बार बार टेस्टिंग में तेजी लाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कांग्रेस भी कई बार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने को लेकर सुझाव दे चुकी है, जिसके बाद कई राज्यों में टेस्टिंग में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच कुछ लोग टेस्टिंग किट से भी अपनी जेब भरने पर जोर दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष अब और तल्ख हो गया है। दरअसल हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई, वो काफी महंगे दाम की थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर अब सरकार से सवाल किया है। एक खबर को साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब पूरा देश स्वास्थ्य मुसीबत से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस गलत मानसिकता पर शर्म आती है। हम पीएम से मांग करते हैं, इन मुनाफा कमाने वालों पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल जो किट विदेश से लाई जा रही है, उसकी कीमत 245 रुपए है, लेकिन आयातक के जरिए इस किट को आईसीएमआर को 600 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी करीब 145% मुनाफे के साथ। यही मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, तो अदालत ने इस दाम को 400 रुपए करने का फैसला सुनाया। इस दाम के साथ भी करीब 61% का मुनाफा बैठता है, जिसे लेकर अब कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाए हैं और पीएम मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं, सभी की नजर रहेंगी। देश में 25 मार्च से लागू की गई तालाबंदी कब हटेगी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस तालाबंदी से परेशान हो रहे लाखों कामगारों के लिए अब राज्य सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों की वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के मद्देनजर देश को 3 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते गरीब प्रवासी कामगार और छात्र देश के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से कोशिश कर रही हैं। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, तालाबंदी के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बंगाल के लोगों को वापस लाने के लिए प्रदेश की सरकार हर संभव मदद करेगी। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक बंगाल का कोई भी व्यक्ति खुद को असहाय महसूस नहीं करेगा। मैं इस कठिन समय में आपके साथ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रही हैं। ममता ने कहा, हम ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जरूरतमंदों को संभव मदद मिले। कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और कोटा में फंसे बंगाल के सभी छात्र जल्द ही घर वापसी की यात्रा शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें, कई राज्य देश के अन्य शहरों में फंसे अपने लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अभी हाल ही में 200 बसों से कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को वापस लेकर आई है। साथ ही साथ कई राज्य ऐसा कर रहे हैं। देश में जारी स्वास्थ्य हालात ने केंद्र और राज्य सरकार की परेशानी में इजाफा कर दिया है, लेकिन अब कई राज्यों में पूर्णबंदी के बीच आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाने लगी है। ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी सामने आई है, जहां कुछ रियायतें देकर अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कामगारों की परेशानी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर पूर्णबंदी करने का ऐलान किया, तो इस ऐलान ने सबसे ज्यादा गरीब कामगारों को परेशान कर दिया। मगर अब तालाबंदी के कारण बेरोजगार हुए लोगों की मुश्किलें छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कम होने लगी हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर प्रदेश के 16 जिलों में छोटे बड़े लगभग 500 से ज्यादा उद्योगों में काम शुरू हो गया है। इनमें करीब 1300 प्रवासी सहित 63,000 कामगार काम कर रहे हैं। ये प्रवासी कामगार प्रदेश के राहत कैंपों में फंसे हुए थे। राहत की एक बात ये भी है कि प्रदेश में लिए गए अब तक के सैंपल में से 99.7% की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सूबे में मनरेगा के तहत बिलासपुर में मजदूर काम कर रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब तक मनरेगा के तहत 13.55 लाख कामगार काम कर रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से गाँव में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। दुर्ग के उद्योगों में 29,000 से ज्यादा कामगार काम पर लौटे हैं। रायपुर में 13,000, जांजगीर चांपा में 7,000, रायगढ़ में 3100, बस्तर में 3,000, बलौदा बाजार में 2500 मजदूर काम कर रहे हैं। बिलासपुर, महासमुंद, सरगुजा, सूरजपुर, धमतरी,
गरियाबंद, बलरामपुर, राजनांदगांव और कवर्धा में भी मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि 11 जिलों में मजदूरों ने काम शुरू नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर वहां भी जल्द आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। वहीं बाजारों को लेकर नई गाइडलाइन 28 अप्रैल या उसके बाद ही आने की संभावना है, यानी कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ पटरी पर लौट रहा है। महाराष्ट्र में चल रही स्वास्थ्य परेशानी से पार पाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सूबे में हो रही सियासत भी जोर पकड़ रही है। जी हां, उद्धव की कुर्सी को लेकर मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। अब उद्धव को एमएलसी मनोनीत करने के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए अब काफी कम वक्त बाकी है, क्योंकि उन्हें 28 मई तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में चुनाव होना संभव नहीं है। तो वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान पार्षद के तौर पर मनोनीत करने के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है और राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है। राउत ने कहा कि बौखलाई विपक्षी पार्टी एक बात समझ ले कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना नीति गठबंधन सरकार 27 मई के बाद भी सत्ता में बनी रहेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक लेख रोक-टोक में राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी की सत्ता पाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी तक न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने पिछले 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 28 मई को उनके कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। संविधान के अनुसार ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री जो दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य न हो, उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना होता है। ऐसा न होने पर उन्हें पद छोड़ना होता है। यही कारण है कि राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल से उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर शिवसेना बीजेपी को लगातार घेर रही है। इससे पहले भी राउत ने राजभवन के नाम पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई थी और अब एक बार फिर संजय राउत के तेवर तल्ख नजर आए हैं, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी शिवसेना को क्या जवाब देती है। देश के स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कई राज्यों की तस्वीर काफी चिंताजनक है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां लगातार प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है और शिवराज सरकार के लिए विपक्ष के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सूबे के हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और ट्वीट कर जमकर शिवराज सरकार पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सियासी दांवपेच के जरिए सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन सूबे के स्वास्थ्य हालात में सुधार के लिए शिवराज सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और ये कहना है विपक्षी दल कांग्रेस का, जो सूबे की सत्ता से विदा होने के बाद लगातार शिवराज सरकार की खामियों को उजागर कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी की सत्ता भूख है। बीजेपी को जब मुश्किल से लड़ना था तब वो कमलनाथ सरकार गिराने में मशगूल थी। बीजेपी ने जनता की जिंदगी बेचकर मध्य प्रदेश में सरकार खरीदी है। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने न सिर्फ शिवराज सरकार को घेरा, बल्कि देश के हालात के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने जितनी आतुरता फ्लोर टेस्ट के लिए दिखाई थी, अगर उसका 1% भी मुसीबत के टेस्ट के लिए दिखाई होती तो आज मध्य प्रदेश के हालात कुछ और होते। अब मध्य प्रदेश हो या केंद्र की बीजेपी सरकार, मौजूदा हालात के चलते कांग्रेस के तल्ख तेवरों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब सत्ताधारी दल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। भारत में जो स्वास्थ्य हालात बने हुए हैं, उसके चलते आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। सरकार ने कुछ रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। हाल ही में भारत की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने स्वेच्छा से अपनी 6 ऋण योजनाएं बंद करने का फैसला किया है। मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर ऐसा किया गया है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, म्यूचुअल फंड द्वारा 6 योजनाओं को बंद करना निवेशकों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और वित्त बाजारों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श लेने की भी सलाह दी थी, जिसके बाद आज म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही चिंता जताई थी, हमारे फिक्र पर आरबीआई ने ध्यान दिया और ये फैसला लिया गया।
वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा कि वो सतर्क है और स्वास्थ्य मुसीबत के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। अब देखना है आरबीआई के इस राहत से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितनी राहत मिलती है।